बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये जो पॉलिटिकल मामलात हैं ये आपके सामने हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने खिताब भी किया और इस वक्त भी कुछ मुज़ाकरात हो रहे हैं। ये कल एक ऑपरेशन हुआ था सुबह के वक्त और उसके बाद से लगातार मुज़ाकरात के दौर हो रहे हैं। और अल्लामा खादम हुसैन रिजवी मरहूम के जो साहबजादे हैं साद हुसैन रिजवी, उनके साथ मुज़ाकरात के लिए कुछ हुकूमती टीमें सरगर्म हैं और उनके अपने कुछ साथी भी मौजूद हैं। और जहाँ पे वो डिटेन्ड हैं वहाँ पे जेल के अंदर उनके साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं। मीडिया वहाँ मौजूद है। शेख रशीद और नूरुल हक कादरी वो भी लाहौर में पहुँचे हैं। देखना ये है कि ये किसी नतीजे पर पहुँचते हैं, क्योंकि आज की रात और कल का दिन ये बहुत अहम है इस हवाले से और इसमें जो है वो बेहतर डेवलपमेंट की उम्मीद की जा सकती है। और ये वक्त बड़ा कीमती है और इसमें सबको होश से काम लेना पड़ेगा। दूसरी जानिब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा क्लियरली वो बताया, जो हम भी आपको बता रहे थे, कि इंडियन ग्रुप्स इसके अंदर आ गए हैं। वो ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं सिविल वॉर इन पाकिस्तान। कहाँ हो रही? सिर्फ एक दो जगहों पे लड़ाई हुई है, अब पहले ज़्यादा जगहों पे हुई थी, लेकिन अब एक आधी जगह के ऊपर ये मामला चल रहा है। लेकिन इट इज़ नॉट सिविल वॉर। हमारा आपस में इख्तलाफ है तरीक़ाकार पे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पे हमारा आपस में कोई इख्तलाफ नहीं है। हम सारे इस बात को मानते हैं कि अल्लाह एक है। हम सब इस बात को मानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी, अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। हम सारे अपने जान, माल, औलाद, माँ बाप, हम सब कुर्बान करने के लिए तैयार हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पे और तौहीन रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकते। इन चीज़ों के अंदर तो हम सारे एक जैसे हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की यकीन दहानी के लिए तरीक़ाकार के अंदर कुछ फ़र्क है। जब मैं हम सब की बात कर रहा हूँ तो हुकूमत और तहरीक लब्बैक वालों की बात कर रहा हूँ। दोनों ने जो तरीक़ाकार ढूंढा वो अलग अलग है और इस इख्तलाफ को बातचीत के ज़रिए भी हल किया जा सकता है। लेकिन बदकिस्मती से तशद्दुद हुआ, दोनों तरफ से हुआ। जो पुलिस वाले शहीद हुए उनकी भी माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, बच्चे हैं, और जो कारकुन शहीद हुए उनके भी माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, बच्चे हैं। दोनों के ख़ानदानों का नुकसान हुआ है और जो शहीद होने वाले हैं वो मुसलमान हैं, आपस में भाई भाई हैं। तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बदकिस्मती है। इस लड़ाई को बढ़ने से रोकना रियासत और रियासती इदारों और हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है और उलमा इकराम की भी जिम्मेदारी है कि कौम को मुंतशिर होने से बचाएं। इस तरफ हम जाएंगे, लेकिन मैं आपको पहले एक अच्छी खबर सुनाऊं कि कोशिश की थी हमने, तो थोड़ी सी कोशिश की थी अपने तौर पे रिसर्च करके, लेकिन उसमें आप लोगों ने एक बहुत बड़ा हिस्सा डाला। मैंने यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, जो यूट्यूब का एक प्लेटफॉर्म है वहाँ पे, और एक दो और जगह पे मैंने ये बात की थी कि अद्वियात जब डॉक्टर लिख कर देते हैं तो फार्मूला नहीं लिख कर देते, वो दवाई का ब्रांड नेम लिख कर देते हैं, जिससे वो बहुत बड़े बड़े कमीशन उनको मिल जाते हैं और उस पर गरीब को जो है महंगी दवाई ख़रीदनी पड़ती है। तो पूरी दुनिया की तरह हुकूमत पाकिस्तान भी ये करे कि वो डॉक्टर्स को ये कहे कि वो फार्मूला लिखें, ब्रांड दवाई का जो है वो ना लिखें। तो इस पे हमने कुछ यहाँ पे जो काम किया था उसकी झलकियाँ वो आप पहले देख लें। पूरी दुनिया के अंदर सॉल्ट लिखा जाता है, सॉल्ट, दवाई का नाम नहीं लिखा जाता, दवाई का फार्मूला लिखा जाता है कि ये फार्मूला खरीद लें, आपको अल्लाह ताला सेहत दे देगा, शिफायाब हो जाएंगे आप। पूरी दुनिया में सॉल्ट लिखा जाता है, पाकिस्तान में दवाई का नाम लिखा जाता है। अब वही सॉल्ट आपको 5 रुपए में भी मिलता है, वही सॉल्ट आपको 500 रुपए में भी मिलता है, लेकिन डॉक्टर आपको 500 रुपए वाला इसलिए लिख कर देता है कि उसमें 200 रुपया उसकी जेब में जाता है या 300 रुपया उसकी जेब में जाता है। ये वो कमीशन है जो पाकिस्तान को नचोड़ रही है। अगर सॉल्ट लिख के देंगे तो जो ग्राहक है वो दुकान से जाके सबसे सस्ता वाला खरीदेगा और उसको इस्तेमाल करके शिफायाब हो जाएगा। अगर आप दवाइयों की कीमत नीचे लाना चाहते हैं और बहुत ज्यादा नीचे लाना चाहते हैं तो सिर्फ एक ऑर्डर दें, आपको 1 मिनट लगेगा। आप डॉक्टर्स को मना कर दें कि वो ब्रांड का नाम नहीं लिखेंगे, दवाई के ब्रांड का नाम नहीं लिखेंगे, वो लिखेंगे क्या, सिर्फ सॉल्ट का नाम लिखेंगे कि ये वाली जो दवाई है, ये वाला सॉल्ट या ये वाला फार्मूला आपने लेकर खाना है। अब उस फार्मूले के ऊपर 40 ब्रांड मार्केट में पड़े हुए हैं। अब जो सस्ता होगा वो लेकर लोग खा लेंगे और सारे ब्रांड एक जैसे ही होते हैं। वो सारी की सारी दवाइयां मुख्तलिफ कंपनियों की जरूर होती हैं, लेकिन सॉल्ट एक जैसे होते हैं, एक जैसी क्वांटिटी में होते हैं, एक जैसी क्वालिटी के होते हैं, क्योंकि क्वालिटी जो है वो हुकूमती इदारों ने उसकी इंश्योर करनी होती है। हुकूमत सिर्फ अपना काम करे और पूरी दुनिया की तरह, जैसे दुनिया भर के डॉक्टर करते हैं, ब्रांड नहीं लिखते, फार्मूला लिखते हैं। तो फार्मूला लिखे, सिर्फ इमरान खान साहब इतना ऑर्डर दे दें, दवाइयों में लोगों को बहुत रिलीफ मिल जाएगा।
20 से 50% तक का रिलीफ लोगों को मिल सकता है अगर ये हो जाए तो। अभी कुछ मीडिया चैनल्स के ऊपर मैंने देखा, कुछ न्यूज़ वेबसाइट्स के ऊपर मैंने देखा कि ड्रैप ने कुछ हुक्म जारी किया है कि डॉक्टर्स दवाइयों के नाम लिखने की बजाय सिर्फ फार्मूला लिखें या सॉल्ट का नाम लिखें, जिसकी बुनियाद पे जाके मरीज़ अपनी मर्ज़ी की दवाई ख़रीद ले और जो कम कीमत दवाई है वो ले ले। तो ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि मैंने डायरेक्टली अभी तक ड्रैप से रब्ता नहीं किया। पाकिस्तान के 4 न्यूज़ चैनल्स पे और 2-3 न्यूज़ वेबसाइट्स पे मैंने ये खबर पढ़ी है और सुनी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि खबर ठीक है और ड्रैप ने ऐसा ही किया और हुकूमत वक्त ने इसके ऊपर एक मुस्बत कदम उठाया है। हम इस पर और प्रोग्राम करेंगे, फ्यूचर में आपको बताएंगे कि और कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पे डंडी मारी जाती है। निशानदेही हम करेंगे और मीडिया का काम भी निशानदेही करना होता है। गवर्नमेंट उस पर अगर अच्छा एक्शन लेगी तो अच्छा रिपोर्ट होगा, नहीं लेगी तो बुरा रिपोर्ट होगा। बहरहाल अगर ये हुआ बहुत अच्छा हुआ है। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद है मैं तारुफ कराऊँ ताकि फिर हम बातचीत का आगाज़ करें। कमल शोजब साहबा, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे साथ हैं। सेनेटर बहरामंद तंगी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जनरल रिटायर एजाज एवान साहब तज्जियाकार हैं, बहुत शुक्रिया आपका। निहाल हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर निहाल हाशमी PMLN से आपका ताल्लुक़ है, बहुत शुक्रिया आपका भी ज्वाइन करने के लिए। अभी क्योंकि मुज़ाकरात चल रहे हैं, सेनेटर बहरामंद तंगी साहब मैं आपसे आगाज़ कर लेता हूँ कि इस वक्त हुकूमत दोबारा मुज़ाकरात करने की कोशिश कर रही है। बीच में एक्शन भी होता है, मुज़ाकरात भी होते हैं, टॉर्चर भी हो जाता है। इस मामले में आज की रात और कल का दिन और ज़्यादा अहमियत इख्तियार करते जा रहे हैं। अमेरिकन जो गवर्नमेंट है उनकी तरफ से उनकी कॉन्सुलेट को ये अहकामात भी दिए गए हैं कि उनके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है और आप थोड़ी सी अपनी एक्टिविटीज़ को महदूद करें। तो आपको क्या लगता है कि अब किस तरीके से इस मामले को हैंडल किया जाए? इस वक्त जितना डैमेज है वो तो हो रहा है, लेकिन सफ़ीर को निकालने के मामले के ऊपर ऐसा लगता है कि लॉक लग गया है। एक तरफ के लोग ये कहते हैं कि अगर सफ़ीर को निकालने का फैसला करो तो आप आशिक़े रसूल हैं, और अगर सफ़ीर को ना निकाला तो आप आशिक़े रसूल नहीं हैं। ये जो एक स्टैंडर्ड बना दिया गया है इश्क़े रसूल के बारे में, आप इससे इत्तफाक करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया इमरान भाई। इस वक्त हमारे सामने 2 रास्ते हैं। एक रास्ता यह है कि हमने पूरी दुनिया के साथ चलना है, और जब आप हुकूमत चलाते हैं या आप जिस पार्टी की भी जिम्मेदारी होती है, वो पूरी दुनिया के साथ बराबरी की बुनियाद पर अपने ताल्लुकात रखते हैं और उस ताल्लुकात में देखते हैं कि उसके मुल्की और उसके अवाम का फ़ायदा किस चीज़ में है। तो मैं समझता हूँ कि दुनिया के साथ चलने के लिए हुकूमत वक्त की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पार्लियामान को इस्तेमाल करे और पार्लियामान के फ्लोर को इस्तेमाल करके तमाम स्टेक होल्डर्स को, तमाम अपोजिशन को, पार्लियामान के अंदर और पार्लियामान से बाहर लोगों को एक पिच पे ला के मुज़ाकरात करे और फिर दुनिया के साथ आगे बढ़े, चाहे वो नेशनल इश्यूज हो या इंटरनेशनल इश्यूज हो। लेकिन जहां तक मौजूदा जो हालात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यकीन रखती है डायलॉग्स पे, मुज़ाकरात पे, और ये पहला वाक़या नहीं है कि PTI की हुकूमत में ये वाक़या पेश आया है, बल्कि इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हुकूमत में भी, नून ग्रुप की हुकूमत में भी, और इसी तरह ये होता रहता है। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि प्राइम मिनिस्टर जिम्मेदारी ले और वो एज ए PTI के या एज ए पीपल्स पार्टी के या मुस्लिम नून की चेयरमैन का रोल प्ले न करे। वो जिद, अना और हरदमी की सियासत छोड़ दे, वो पार्लियामान में आ जाएं, पार्लियामान में अपोजिशन लीडर, अपोजिशन जमातों को ऑन बोर्ड ले और तमाम स्टेक होल्डर को इंगेज करे ताकि अपोजिशन के ताकि मुज़ाकरात के जरिए इस मसले को हल करे। लेकिन आज ये तकरीबन 1 हफ्ता हो गया कि प्राइम मिनिस्टर न पार्लियामान को रुजू करते हैं, प्राइम मिनिस्टर न अपोजिशन को ऑन बोर्ड लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर न स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड लेते हैं। मैं समझता हूं कि दुनिया के साथ चलना भी है, लेकिन निहत्ते लोगों पर फायरिंग करना और उनको तशद्दुद के जरिए अंडरएस्टिमेट करना, मेरे ख्याल में ये जमहूरी हुकूमत की रिवायात नहीं है। मैं समझता हूं कि इस वक्त मुश्किल है, हुकूमत वक्त को अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। मीडिया पर्सन को ऑन बोर्ड ले, इंटेलेक्चुअल को ऑन बोर्ड ले, मजहबी स्कॉलर को ऑन बोर्ड ले, अपोजिशन को ऑन बोर्ड ले और तमाम लोगों को ऑन बोर्ड ले। इसमें अना और जिद नहीं है। अच्छा, इस वक्त जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, बहरामंद तंगी साहब, इस वक्त जो मुज़ाकरात हो रहे हैं,
आप अब मुतमईन हैं? वज़ीर दाखिला, वज़ीर मजहबी अमूर, बाकी उलमा इकराम सारे लाहौर में मौजूद हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि इस सारे मामले को मुज़ाकरात के ज़रिए से डिफ्यूज़ किया जाए। हम मुज़ाकरात को वेलकम करते हैं, लेकिन आज वज़ीर आज़म को नेशन से खिताब से पहले पार्लियामान में आना चाहिए था। उसको पार्लियामान को भी एतमाद में लेकर अब वो जो नेशन को खिताब करने जा रहे थे, वो अपोजिशन लीडर को, तमाम स्टेक होल्डर को एतमाद में ले और फिर मुज़ाकरात। अभी जो एग्रीमेंट साइन किए क्या है, तो वो एग्रीमेंट मेरे ख्याल में इमरान भाई आपको भी पता नहीं है और अपोजिशन को भी पता नहीं है। तो मैं जब पार्लियामान मौजूद हो, जब सेनेट मौजूद हो और ये अंदर रात के अंधेरे में एग्रीमेंट लिख के साइन करते हैं और ऊपर विड्रॉ करते हैं, तो यही होगा जो आज जो कुछ हो रहा है। आज हमारा दिल खून के आंसू रो रहा है, इसलिए कि मुल्क हमारा है, ये आपका है, हम सबका है और हमें इस मुल्क पे तरस आता है कि आज जमहूरी हुकूमत में जो कुछ हो रहा है ये एक्सेप्टेबल नहीं है किसी भी कौम को, किसी भी हुकूमत को, किसी भी अपोजिशन को। जी कमल शोधल साहब, इसको रिस्पॉन्ड करें मामले को। पार्लियामान को आप क्यों अहमियत नहीं दे रहे या वो वक़्त नहीं दे रहे जहां से आपको पावर मिल सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच इमरान, आपने बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन कराया और मैं आपको भी और पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करती हूँ कि अद्वियात के लिए जो आपने काम किया, और अगर उसी पे ड्रेप ने एक्शन लिया तो यही एक तरीक़ेकार होना चाहिए मीडिया का भी और अपोजिशन का भी कि इश्यूज़ को उठाएं और फिर उसके हल के बाद उससे आगे भी बढ़ें। जो इन्होंने बहरमन तंगी साहब ने कहा है, मैं इसी से बात आगे लेके चलती हूँ। देखिए, जो दो मुआहदे, सो कॉल्ड मुआहदे हुए, उस मुआहदे में लिखा ही यही गया था कि जो इनकी डिमांड्स हैं वो पार्लियामेंट के सामने रखी जाएंगी, जो टीएलपी के साथ बातचीत चल रही थी। और 20 तारीख को ये सारा मामला असेंबली के लिए रखा हुआ था। दूसरा, आज नूरुल हक कादरी साहब ने जब तकरीर की और अपना पॉलिसी स्टेटमेंट दिया, मैं उसी को ही दोहराऊंगी कि उन्होंने फरमाया और सबको बताया कि हमने जब इनसे बातचीत चल रही थी तो हम इनको यही कह रहे थे कि आपकी जो डिमांड्स है समेत इसके कि जी फ्रांस से बाइकआउट करें और एम्बेसडर को वापस भेज दिया जाए और जो भी आप चाह रहे हैं उसको हम नेशनल असेंबली में स्पीकर साहब एक पार्लियामेंट्री जो कमेटी बना दें जिसमें तमाम पार्लियामानी लीडर्स हों, तमाम अपोजिशन के भी और ट्रेजरी बेंचेस से भी, और फिर उसके सामने ये सारे चीज़ें रखी जाएँ, इनके जितने भी मुतालबात हैं वो रखे जाएँ। वजारत खारजा की रिप्रेजेंटेशन हो, क्योंकि खारजा अमूर को उन्होंने देखना है और पॉलिसी मेकिंग में जो भी इनकी डिमांड्स है उसको देखा जाए कि वो रैशनल हैं या नहीं है। और उसके बाद अगर वो कमेटी जो भी जजमेंट देती है या जो भी डिसीजन देती है उसको मनोअन इम्प्लीमेंट किया जाए। लेकिन मीनवाइल अभी ये सारी डिस्कशन चल ही रही थी, तो उन्होंने बेसिकली जो एक अंडरस्टैंडिंग थी कि इसको इस तरीके से एमिकेबली हल किया जाए, उससे पहले उन्होंने मोबिलाइजेशन शुरू करके और धरने की या एक लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी और वीडियो एक सामने आ गई, जिसके बाद मामला जो है वो ख़राब होने शुरू हुए, क्योंकि वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ अपनी हटदर्मी पे थे कि हमने यही करना है, इससे पीछे हम नहीं हटेंगे। तो आज बारहा ये बात हुई, रिटन स्टेटमेंट्स मेरे पास वो मुआहदे पड़े, अगर आप चला दें तो उसमें जिक्र ही गई है, यही बात रखी गई है कि पार्लियामेंट इस चीज़ को डिसाइड करेगी, वहाँ पे सारे स्टेक होल्डर्स मिलकर इस चीज़ को डिसाइड करेंगे, ये एक कोई दो मिनिस्टर्स जाके इस चीज़ को डिसाइड नहीं करेंगे। तो पहली बात तो ये है कि पार्लियामेंट को बिल्कुल भी वो नहीं किया गया कि जी उसकी कोई बेतौकीरी की गई हो। लेकिन मामला ये है कि जो ग्रुप्स इस तरह के हैं जो पार्लियामेंट का हिस्सा ही नहीं है, वो फिर अपनी ज़ुबान से जब पीछे हट जाते हैं तो मामलात ख़राब होते हैं। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगी कि ये ऐसा मामला है, जिस तरह इन्होंने भी कहा कि बहरमन तंगी साहब ने पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ, और जब ये सलमान रुश्दी की किताब का भी जिक्र किया वज़ीर आज़म ने, और नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में भी बहुत कुछ हुआ, तो ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा, ये रिपीटेडली होता है। एक वहाँ पर इस तरह का फसादी वो तीर छोड़ते हैं यूरोप में और शरारत करते हैं, और यहाँ पर हमारे री एनेक्टमेंट होती है, उस सारी रिपरकशंस या गुस्से का इजहार किया जाता है। इसको हल करने का मामला ये है कि इसको स्टेट ने हल करना है। ये ब्लास्फेमी को, जिस तरह आज वज़ीर आज़म ने भी कहा कि पार्लियामेंट से इसको लोग अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं, वज़ीर आज़म इसको इंटरनेशनली तमाम 58 ममालिक के साथ मिलके और इस पे आवाज़ उठाएं, इसको मसले को हल किया जाए, ना कि ये कि अपने ही घर में तोड़ फोड़ की जाए, अपने ही भाइयों को मारा पीटा जाए, अपने ही लोगों की इमलाक को जलाया जाए, अपने ही पुलिस वाले जो आपके साथ एक ही ईमान रखते हैं उनके सर फाड़ दिए जाएं, और इस गुस्ताखी की सज़ा उनको दी जाए जिन्होंने कभी की ही नहीं है। तो इस चीज़ को अब हमें सॉल्व करना है, रिजॉल्व करना है, और मेरे ख्याल में
तमाम स्टेक होल्डर्स को आगे बढ़ने की जरूरत है कि इसको इसी तरीके से अमिकेबली हम इंटरनेशनल फोरम्स पे आवाज उठाएं और इस मसले का हल निकालें। ठीक, एक ब्रेक मुझे लेने का कह रहे हैं, क्विकली मैं ब्रेक ले लूं साहब से और पीएमएलएन से बात करते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जनरल साहब, अब एक धड़ा है तहरीक लब्बैक का, मेरी इतला के मुताबिक वो बज़िद हैं कि लॉन्ग मार्च लेकर 20 तारीख को अब निकला जाए और कल के दिन में ये शुरू हो सकता है मामला। और जो मरकज़ी इनका धरना है, जहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं यतीम खाना में, जहाँ पे मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन है, जहाँ पे कब्र भी है आदम हुसैन रिजवी मरहूम की, वहाँ से अगर ये लोग निकलते हैं तो आप भी ये जानते हैं कि बहुत सारी जगहों से सपोर्ट भी मिल सकती है और मुमकिन है कि कल फिर एक टकराव की कैफियत बन जाए। इस सिचुएशन में गवर्नमेंट हत्तुल इम्कान कोशिश तो कर रही है कि किसी तरह भी मुज़ाकरात करके मामले को ठंडा किया जाए, लेकिन वाक़याती हक़ाइक़ और ज़मीनी सूरत हाल आपको क्या एनालिसिस दे रही है? थैंक यू वेरी मच इमरान। देखें, अब इसकी तारीख में नहीं जाते, जो आपने सवाल किया डायरेक्ट मैं इस पे आता हूँ। बात यह है कि जब दोनों पार्टियों ने एक एक्सट्रीम पोजीशन ले ली है तो दोनों की शराइत, हुकूमत के पास वायलेंस का राइट है, ताकत हुकूमत के पास है, स्ट्रीट पावर उनके पास है और एक स्लोगन उनके पास भी है। दोनों ने एक एक्सट्रीम पोजीशन ले ली है, लेकिन उसके बावजूद अगर दोनों मुज़ाकरात के टेबल पर बैठ गए हैं तो मिडिल ग्राउंड तलाश करने में मुश्किल नहीं होगी। मैं समझता हूँ दुनिया की हर जंग से पहले भी मुज़ाकरात करके जंग को टाला जा सकता है और हर होने वाली जंग के बाद मुज़ाकरात के टेबल पर ही बैठना पड़ता है ताकि मसले का हतमी हल तलाश किया जाए। तो जो डायलॉग का तरीका है, जिसको पहले गलत हैंडल किया गया, अगर उसको पहले बेहतर तरीके से हैंडल कर दिया जाता तो शायद ये दिन देखना ना होता। बहरहाल अब जब डायलॉग में चले गए हैं और तमाम उलमा और मशाइख जाकर साद रिजवी से मिल रहे हैं और उन्होंने एक अच्छी उम्मीद भी दिलवा दी है, तो मुझे लगता है कि ये जो क्राइसिस आप फोरसी कर रहे हैं उससे पहले कोई मिडिल ग्राउंड तलाश कर लिया जाएगा। लचक दोनों पार्टियों को दिखानी पड़ेगी, कुछ पोजीशंस पर नहीं लेकिन कुछ पे लचक दिखाएंगे तो मसले का हल निकल आएगा। अगर दोनों अपनी एक्सट्रीम पोजीशंस पे कायम रहे तो फिर वायलेंस भी होगी और हालात खराब भी हो सकते हैं। जनरल साहब, मुझे इंडिया का बताएं। इंडिया ने तो बड़ा इसके ऊपर बाकायदा सिविल वॉर इन पाकिस्तान, लाहौर इज बर्निंग और इस किस्म की चीज़ों पे जो इंडिया ने रोल प्ले किया है, उनका पूरा श्रीवास्तव ग्रुप दोबारा रीएक्टिव हुआ है। 380 ग्रुप्स के अंदर वो आए हैं और उन्होंने फेक अकाउंट्स के ज़रिए से इस प्रॉप को पाकिस्तान में हवा दी है और हमारे कुछ नादान जो हैं वो दोस्त उसका हिस्सा बने हैं। यहाँ तक कि कुछ जाली फौजी जो हैं वो भी कह रहे हैं कि, और मेजर आर्या ने ये कहा कि पाकिस्तानी फौजी अपनी पोस्टें छोड़कर तो निकल के वापस अपने घरों को जा रहे हैं कि हम इस फौज में नहीं रह सकते, हम जा रहे हैं जी वो तहरीक लब्बैक वालों के साथ। ये क्या चल रहा है सर? इंडिया इस मौके से फ़ायदा उठा रहा है और हमारा सोशल मीडिया उसको जो है वो प्रमोट कर रहा है। यानी आज तक हमें ये समझ नहीं आई कि क्या प्रोपेगेंडा और क्या रियलिटी है। इमरान, ये सब ट्रेजेडी है अनफॉर्चुनेटली। ये अनएडिटेड मीडिया है, सोशल मीडिया, और हर मुल्क के अंदर मुखालिफ ग्रुप भी होते हैं, मुखालिफ जमातें भी होती हैं, मिच्योर इमैच्योर तबका, तालीम याफ्ता गैर तालीम याफ्ता, हर तरह के लोग मौजूद होते हैं। लेकिन बात देखने वाली ये है कि जब आपके घर में कमजोरी होगी तो अजीत डोवाल जैसे शख्स से, नरेंद्र मोदी जैसे शख्स से खैर सगाली की तवक्को रखना, उनसे उम्मीदें वाबस्ता करने वालों को ये पैगाम है कि आप किन पे तकिया कर रहे हो। उन पर तकिया करने से पहले सोचें कि हिंदुस्तान और अजीत डोवाल कभी कोई मौका हाथ से नहीं जाने देंगे। न उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज का जाने दिया, न उन्होंने सीपैक पर हमले को मौका जाने दिया, न चाइनीज कॉन्सुलेट पे जाने दिया, न बलूचिस्तान में कुलभूषण यादव का नेटवर्क ऑपरेट करके जाने दिया, न अफगानिस्तान से हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी करवाने का मौका जाने दिया, न उन्होंने जो ये डिसइंफो लैब और ये जो इंकशाफात हुए थे उनके जरिए भी उन्होंने कोई मौका कभी छोड़ा ही नहीं है। तो हम उनसे खैर की तवक्को क्यों रख रहे हैं? ठीक, तो हमें अपने रवैये में बैलेंस रखना चाहिए। बैलेंस रखते हुए अपने पांव पे खड़े हों, अपने अंदर के हालात को ठीक करें, पुट योर हाउस इन ऑर्डर, गलत फैसले मत करें, गलत वादे मत करें और इंस्टीट्यूशनल फैसले करें। इंस्टीट्यूशन पे मैं बार बार जोर देता हूं कि जब तक आप पार्लिमान से अपने फैसलों की तौसीक नहीं कराएंगे,
या वो रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे, विम्जिकल डिसीजन मुल्क के अंदर भी इंतशार पैदा करेंगे और गलती होगी। रहा जो अभी बात की गई थी थोड़ी देर पहले, जस्ट वन पॉइंट, हमारे मुल्क में ये सियासी रिवायत ही नहीं है। जब चौधरी शुजात और कमरुज़्ज़मान कायरा ने कादरी साहब के साथ मुआहदा किया था तो वो पार्लियामान में नहीं गए थे। जब बेनज़ीर भुट्टो ने तहरीक नफाज शरिया के साथ मालाकंड में मुआहदा किया था तो पार्लियामान में नहीं गया था। जब एहसन इकबाल ने मुआहदा साइन किया था रिजवी मरहूम के साथ, वो भी असेंबली में नहीं गया था। और ये 2020 और फरवरी 2021 का मुआहदा भी पार्लियामान में नहीं गया। लेकिन इस रिवायत को जितना जल्दी अपना लें इतना बेहतर होगा। किसी जमात ने पार्लियामान को वजन नहीं दिया। देखिए निहाल हाशमी साहब, रिस्पॉन्सिबिलिटी खाली गवर्नमेंट की नहीं है, ये इट्स ऑल अबाउट पाकिस्तान। ये पाकिस्तान का वक्त है और पाकिस्तान का मसला है। आपका दुश्मन आज बगलें बजा रहा है, गलतियां हमारी अपनी हैं। ऐसा नहीं है कि सारी गलतियां जो हैं वो हम किसी और के खाते में डाल दें, गलतियां हमारी अपनी हैं, लेकिन दुश्मन बगलें बजा रहा है। जहां हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहां आप लोगों की भी है। मैं ये देख रहा हूं कि अपोजिशन सिर्फ ये कह रही है कि जिनको बनाया था अब भुगतो, अब जिनको आप लोगों ने तैयार किया था उनको भुगतो। मेरे ख्याल में इससे आगे बढ़ के अपोजिशन कोई रोल भी प्ले कर सकती है। आप लोगों के दिमाग में वो चीज आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान साहब की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, बेशक ये जहाँ चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। वाह। आपने देखा होगा टर्की में, ईरान में भी लोग निकलते हैं सड़कों पे, मुआहदे होते हैं, मुजाहरे होते हैं, वहाँ गोलियां नहीं चलती हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि वहाँ की हुकूमत और अवाम एक सिम्त में देखते हैं। वहाँ की पुलिस अपने लोगों पे, वहाँ के लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज अपने लोगों पे तशद्दुद नहीं करती। तो ये तो एक चीज है कि हमें उस तरफ भी देखना पड़ेगा कि आप एक तरफा सिर्फ चंद लोगों पे, ये कौन है? ये सब हमारे ही लोग हैं। और मैं तो आपसे आज हमदर्दी करना चाहता हूँ भाईजान कि कल सारा दिन आपका पूरा मीडिया गायब रहा। किसके कहने पे गायब रहा? ब्लैकआउट क्यों हो गए? हम तो कहते हैं मीडिया को पहले आजाद किया जाए। मीडिया आजाद हो जाए तो हिंदुस्तान का प्रोपेगेंडा तो नहीं आ सकेगा ना इस मुल्क में। अगर मीडिया को हम बंद करेंगे, उसके गले को दबा देंगे, तो फिर लोग सोशल मीडिया में हिंदुस्तान की अजीत देवल को भी फॉलो करेंगे और दूसरों को भी सुनेंगे। तो ये मौका हम देते हैं, हमें नहीं देना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 भाईजान, मैंने आपके भी बहुत सारे ट्वीट्स देखे हैं, अच्छे भी और अजीब भी। मगर बात सारी ये है कि ये मुल्क सबसे अव्वल और आखिर जो चीज है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत है। उसके बाद मुल्क भी आता है, इदारे भी आते हैं, ट्वीट भी आते हैं। और जो लोग आज कातिलाना हमले कर रहे थे, मस्जिद रहमतुल आलमीन पे गोलियां बरसा रहे थे, वो हिंदुस्तानी तो नहीं थे। कौन थे वो? कहीं बाहर से तो नहीं आए थे। तो हमें बैठ के मुज़ाकरात। और फिर आज भी आपने देखा होगा ये जो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपने अपोजिशन पे सारा, और अपोजिशन को कह रहे हैं कि ये वरगला नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। आप यकीन जाने, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल होता है। बेशक। और मेरा वतन लहू लहान हो जाए ये हमें पसंद नहीं, एक इंसान को भी नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि रमजानों में जंगें भी बंद कर दी जाती थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में। अब ये कोई दो पार्टी नहीं है, ये एक इशू है जिसको पार्लियामेंट से तय करें या इस्लामी उम्मा के पास ले जाके तय करें, इसको समझाने की बात है। और एक तरफ आप दोगली पॉलिसी देखें कि आपने जिस तंजीम को उजलत में कलअदम कर दिया, आज किस मुंह से उस तंजीम से आप बात कर रहे हैं? मैंने आप हर जगह अपने ताकत का इस्तेमाल तो ना करें ना, आप सबसे पहले मरहम रखने की कोशिश करें। और ये मसला TNP का नहीं है, ये मसला हर उस कलमा गो के, देखिए मैं तो समझता हूँ जनरल साहब भी पहले मुसलमान है, फिर पाकिस्तानी है, और फिर वो फौज के अफसर रहे हैं। तो हमें उन चीजों को बड़े मद्देनजर रखना होगा। हम सिर्फ हुकूमत की बात नहीं है, मेरे मुल्क की बात है, मेरे आका की हुर्मत की बात है। तो यहाँ पे हमें बड़ी संजीदगी से बैठना होगा। और जो मौजूदा सिलेक्टेड गवर्नमेंट है, ये तो अपोजिशन को आज भी गाली बक रही है, आज भी कहती है कि हम दरपर्दा शरपसंदी कर रहे हैं। तो भाई आप हमसे बात भी करना चाहते हैं, अपोजिशन को ऑन बोर्ड भी नहीं लेना चाहते हैं, पार्लियामेंट में आप आते नहीं हैं, आप ऑर्डिनेंस से हुकूमत चलाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि वे आउट क्या है सर? वे आउट क्या है? कॉन्फ्रेंस होना चाहिए, सुन लेना, कौमी कॉन्फ्रेंस होना चाहिए। और एक बात और, आज उन्होंने कहा कि जी फ्रांस के सफीर को अगर हम बेदखल कर दें तो हमारा माशी कदर आम होगा। शायद हम भूल गए, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, मेरा रब कहता मैं रिस्क देने वाला हूँ।
कोई एक स्टैंड पे खड़े, हर जगह यू टर्न नहीं होता भाई। अगर आपने मुआहदा किया है तो फिर पूरे कौम के लोगों को बैठाएं, पार्लियामेंट में आके बैठें, एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस करें, अपने अपर हैंड रख के तो भाई ये काम हल नहीं होगा। मैं आज की बात बता रहा हूँ, आज भी कराची में भी तशद्दुद हुआ है, मेरे घर में आके टीयर गैस के गोले गिरे। तो बात सारी है कि तशद्दुद से आप ना दबाएं, आप एहसास करें कि रमजान में रोजे की हालत में लोग कैसे, मैंने देखिए ये एक ऐसा नारा है कि मैं अपने बेटे को भी नहीं संभाल सकता हूँ, मैं अपनी बीवी बच्चों को नहीं संभाल सकता हूँ, सारे शदाई रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान की बात नहीं है, जो ताकत इस्तेमाल कर रहे हैं कोई भी सिविलियन हो या सरकारी एहलकार हो, है तो पाकिस्तानी, है तो मुसलमान। बैठे बात करें, एक दूसरे को नीचा ना दिखाएं। अगर एक दूसरे के साथ हम अच्छा, आप भी यही बात कर रहे हैं कि बात करें बैठ के और बातचीत के जरिए कोई हल निकालने की कोशिश करें। कॉन्फ्रेंस, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ ही रहेगा नाज़रीन, एक ब्रेक, वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। कंवल शोधब साहब, दो छोटे सवाल बनते हैं, आप क्विकली इसको रिस्पॉन्ड कर दें। नंबर एक तो ये है कि जिस तंजीम को बैन किया उन्हीं से मुज़ाकरात, ये सवाल उठाया PMLN ने, और दूसरा भारत से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शिकवा भी करते हैं और उन्हीं से दुबई के अंदर मुज़ाकरात भी। तो ये दोनों चीज़ें तजाद हैं एक दूसरे का। इमरान, मैं ज़रा क्विकली पहले जो सारी डिबेट हुई उस पर भी एक दो कमेंट्स करके फिर आपके सवाल का जवाब भी दे देती हूँ। देखिए, हाशमी साहब ने काफ़ी आग या कहते हैं गुस्से वाले अंदाज में काफ़ी निश्तर चुभोए हैं और सिलेक्टेड कह के अगर इनके दिल को तसल्ली मिलती है तो पाकिस्तान की अवाम ने जिस वज़ीर-ए-आज़म को सिलेक्ट किया, हमें बड़ा फ़ख्र है उस पर। लेकिन मैं इनको सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए अगर आप अपने ही मुल्क के लोगों को, अपने ही भाइयों को मारपीट करेंगे तो मुझे बताएं उससे किसका फायदा होगा। अगर आप एक मुल्क पाकिस्तान बाइकआउट कर भी देता है तो उससे फ्रांस वालों को क्या फर्क पड़ेगा। वजीर आजम ने आज जो बयान दिया, उन्होंने एक बात समझाई कि अगर हम तमाम मुसलमान ममालिक में कंसेंसस डेवलप करें और 57-58 ममालिक मिलकर जवाब दें, मिलकर बाइकआउट करें, तमाम मसनूआत को या उनके साथ ट्रेड के रिलेशनशिप खत्म करे तो उसको फिर सही वाला झटका लगेगा। जिस तरह यहूदियों ने किया, जो उन्होंने मिसाल दी कि उन्होंने हॉलोकॉस्ट के खिलाफ सारे इकट्ठे हो गए, थोड़े से वो हैं कि इस पे कोई डिबेट नहीं हो सकती, तो हम अपना मौकफ क्यों नहीं आज तक पेश कर सके? हम क्यों नहीं उनसे रियलाइज करा सके कि अगर आप हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करते हैं तो 1.25 अरब मुसलमानों का दिल तड़पता है, तकलीफ में आता है। और बहुत सारे ममालिक हैं जो बड़े इन्फ्लुएंशियल हैं, वो बहुत ज्यादा उनकी पॉलिसी या उनके बायलैटरल ताल्लुकात हैं, अगर वो आंखें दिखाएंगे तो क्यों नहीं फायदा होगा, क्यों उसका रिएक्शन जो है वो नहीं नजर आएगा। एक मुल्क को आज आप रिस्ट्रिक्ट करेंगे, कल नॉर्वे से शुरू हो जाएगा। आपको याद होगा डेनमार्क से हुए थे और ये बेनजीर भुट्टो साहिबा के दौरे हुकूमत में भी हुए, नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में उन्होंने यूट्यूब का महीना बैन रखा, फेसबुक बैन रखी, आखिर उसका नतीजा क्या निकला, वो फिर करते हैं। तो इसको मामले को अगर तरीके से सुलझाया जाए और इसका हमेशा के लिए खात्मा किया जाए, उनको रियलाइज कराया जाए कि हमारे जज्बात मजरू होते हैं, हमारे एहसासात हैं, हम इस तरह होते हैं कि जिंदा मुसलमान जल रहा है, किसी तकलीफ का शिकार है। जिस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत हमारी जानों से, हमारे माँ बाप से, हमारे बच्चों से है, दुनिया की हर चीज से आगे, उनके लिए हम कैसे बर्दाश्त करें? लेकिन उस रहमतुल आलमीन शख्सियत के नाम पे अपने लोगों को मार देना, उनके सर फाड़ देना और वायलेंस करना, वो तो कहीं नहीं लिखा। ठीक है, वो तो मौक़िफ़ आपका नहीं है, ये सबका ही है। कलअदम, जी कलअदम आपने किया, फिर मुज़ाकरात। कलअदम देखें, अभी कलअदम जो तहरीक है कलअदम ही है, और नेशनल एक्शन प्लान के बाद जब भी इस तरह की वायलेंस कोई स्टेट के अगेंस्ट करेगा, पुलिस वालों को अगवा करके आप बंद कर दें, बम ले जाएं पेट्रोल के, आप शहरियों को जो है उन पे वायलेंस करें, आर्म्ड हो जाए, तो ये चीजें तो आपके स्टेट में, आपके कानून और आइन में इसकी गुंजाइश नहीं है। जहां तक आपने कहा कि उनसे डायलॉग, देखिए तालिबान से पूरी दुनिया इस वक्त डायलॉग कर रही है, और चाहे कालादम हो या ना हो, लेकिन वायलेंस को खत्म करने के लिए उनको एक मौका जरूर दिया जा रहा है कि टेबल पे आके बात करें, जो जनरल साहब ने कहा। लेकिन मसला क्या हो रहा है? मसला ये हो रहा है कि इस वक्त मुझे ये भी बता दें कि आर यू एक्सपेक्टिंग एनीथिंग पॉजिटिव फ्रॉम इंडिया एज वेल, कि आप उनसे भी तो मुज़ाकरात कर रहे हैं ना दुबई में? नहीं, मैं एक मिनट आपको इसको कंप्लीट कर दूं। देखिए, साद रिजवी साहब जो बयानात दे रहे हैं,
जो नाम होने का अपने अपने जो शूरा के लोग हैं उनको कह रहे हैं, वो नहीं सुन रहे हैं। अब विद इन टीएलपी 2 ग्रुप्स बन गए हुए हैं। साद साहब की बात को अगर वो वेटेज दे रहे होते तो इतनी वायलेंस ना होती। जहां तक आपने दुबई की बात की तो वजीर खारजा वहां मौजूद है और उन्होंने क्लियरली बताया है कि हमारी इस तरह से बैकडोर पे कोई इंडिया के साथ डायलॉग्स नहीं हो रहे, लेकिन हम उनको जरूर कहेंगे और हर दौर में हम कहते हैं कि डायलॉग करें और जो चीजें पीसफुली मामला हैंडल हो सकते हैं उनको किया जाए। जी बाराबंद तंगी साहब, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि अपनी आवाम को जो है वो हम जंग में झोंक दें। जी बाराबंद तंगी साहब, सर प्लीज। जी बताएं, आप सवाल करें। नहीं, आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, एक डिबेट है उसके अंदर, मैं चाह रहा हूं कि आप खुद ही हिस्सा ले लें, सवाल पूछने में टाइम ज़्यादा होता है, लेकिन अगर आप देखिए इमरान भाई मेरे जो पीटीआई के मिनाज साहिबा है उसने ये कहा कि मुख्तलिफ हुकूमतों में ये वाक़या हो चुका है, जैसे मैंने कहा, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किसी पर गोलियां नहीं चलाई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किसी को बैन नहीं किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यकीन रखती है मजबूत जमहूरी जमातों पे, और मजबूत जमात की जमानत है वो मजबूत पाकिस्तान की। अगर फैजाबाद धरने में किसने किसको सपोर्ट किया था ये भी पूरी दुनिया को मालूम है। तालिबान को ऑफिसेज और उनको हुकूमत में शामिल करना ये भी किसकी बात है। मैं समझता हूं कि आज इन चीज़ों के ये वक्त नहीं है। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी गलतियों से सीखें, आगे बढ़े। बिल्कुल मैं एक्सेप्ट करता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में तमाम हुकूमतों में ये वाक़यात आ चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक स्टैंड है और वो है सियासत में मजहबी कार्ड का इस्तेमाल। हम मजहबी कार्ड को इस्तेमाल करने के खिलाफ हैं, लेकिन तशद्दुद के भी खिलाफ हैं और गोली चलाने के भी खिलाफ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुज़ाकरात पे यकीन किए हैं और इंगेज किया है तमाम उन लोगों को, तमाम स्टेक होल्डर्स। अच्छा बाराबंद तंगी साहब, मुझे एक छोटी सी चीज बताएं, मुझे एक छोटी सी चीज बताएं। देखिए एक धड़ा है बड़ा, एक बड़ा ग्रुप है जो तहरीक लब्बैक का है, वो ये इंसिस्ट कर रहे हैं कि कल एक बड़ा जुलूस ले मरकजी जो धरनागाह है वहाँ से इस्लामाबाद की तरफ मार्च शुरू किया जाए और वो शोहदा जो हैं उनकी मैयतों के साथ आना चाहे। आप मुझे बताएं कि हुकूमत को ये उनको फिर रास्ता देना चाहिए कि आ जाएं आप, या रोकना चाहिए? इमरान देखिए, जब हुकूमत को ये पता था कि हमने 20 तारीख का डेडलाइन दिया है और अगर हमने इनके जो एग्रीमेंट किया है हमने अगर उसको डिसऑनर किया तो ये लॉन्ग मार्च करेगा। तो हुकूमत के वक्त की जिम्मेदारी थी कि वो मतलब कि जो पेट्रोल डाला है उसको नहीं डालना चाहिए था, बल्कि एक हफ्ता पहले इनको एंगेज करके अब क्या करना चाहिए था। अब क्या करना चाहिए सर जी? अब क्या करना चाहिए? मैं अभी भी कह रहा हूं कि एंगेज करें, चलाएं, कोशिश करें कि कल वो ना निकले। जन साहब योर टर्न सर। पोजीशन को ऑन बोर्ड ले, स्कॉलर्स को ऑन बोर्ड ले, मजहबी स्कॉलर को ऑन बोर्ड ले और अपनी जिम्मेदारी के एहसास करे, जिद और हरदमी से बाहर निकले। अभी सियासत न करे, ये सियासत का वक्त नहीं है। ये मुल्क के मुस्तकबिल को दांव पे लगाया है, तो मुल्क के मुस्तकबिल को बचाने के लिए अपनी जिद, अना और कंटेनर की सियासत को छोड़ना पड़ेगा। अपोजिशन की स्टेटस को तस्लीम करना पड़ेगा, अपोजिशन लीडर के साथ अब बैठना पड़ेगा, तब ये मुमकिन है। इमरान देखो, यहाँ सारे पाक साहब बन के बैठ गए हैं। अनफॉर्चुनेटली हर पार्टी की तारीख एक जैसी है। निहाल हाशमी साहब कह रहे थे अपने लोगों पे गोलियां नहीं चलाई, तो मॉडल टाउन में कौन इंडिया पर हमला किया था? मॉडल टाउन में जो शहादतें की और जिन औरतों की लाशें गिराई वो भी तो पाकिस्तानी थे और लाहौर शहर में ही थे। हर पार्टी ने अपने वक्त के मुताबिक ताकत यूज की है। इसी तरह हर पार्टी ने नहीं किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा डायलॉग्स पे यकीन किया है। हर पार्टी की मैं बात आपका भी बताता हूँ, छोड़ दें। पीपल्स पार्टी ने नसीरुल्लाह बाबर के तहत जो कराची में ऑपरेशन किया उसने गोलियां भी चलाई और मारी। जुल्फकार अली भुट्टो के ये ऑपरेशन तशद्दुद के खिलाफ था, ये टेररिस्ट तशद्दुद के खिलाफ था। ये पाकिस्तान के उन लोगों के लिए नहीं था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेके, ये उसके खिलाफ नहीं था। ये ऑपरेशन तशद्दुद के खिलाफ था। ये मैं आपको बता दूं कि ये कराची में अमल लाने वाला का आगाज ये था कि नसीरुल्लाह बाबर मरहूम ने तशद्दुद के खिलाफ ऑपरेशन किया था। सर लेकिन बाद में वो जिनको आपने दहशतगर्द कहा, बाद में वो आपकी हुकूमत का हिस्सा, बहरहाल अभी भी वो हुकूमत का हिस्सा है उनकी पार्टी। जी जनरल साहब बोले। मैं ये कह रहा हूँ कि सबकी तारीख ऐसी है, लेकिन किसी जमात के खिलाफ ऑपरेशन क्या था? मैंने कहा था कि बात तो कर लेने दें उनको, अब उनकी बारी है। बाराबंद तंगी साहब वो खामोशी से सुन रहे थे आपको, आप भी सुन लें। तनकीद हो रही है, कोई बात नहीं,
बर्दाश्त कर दें? जी जन साहब। मैं ये कह रहा हूं कि जो मौजूदा बातचीत चल रही है, डायलॉग ही वाहिद रास्ता है और डायलॉग के जरिए इसका अभी मौजूदा मसले का हल निकालें और उसके बाद पार्लियामान में बैठ के कानून साजी करें, ताकि आइंदा इस तरह के रवैये को, ये जो मनफी सियासत है, जो जत्थाबंदी की सियासत है, जो प्रेशर टैक्टिक्स है, इसको खत्म किया जाए। अनफॉर्चुनेटली हर हुकूमत को तमाम अपोजिशन इसी टैक्टिक्स से गिराना चाहती है, जो जिसकी वजह से मुआशरे में शिद्दत आ गई है। और आखिरी बात यह है, मेरे समेत सारे कह रहे हैं हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान कुर्बान करने का, लेकिन जो 2500 माइनर बच्चियों का रेप हो गया है और पंजाब में उनके मुकदमे अदालतों में अभी तक पड़े हुए हैं, उसमें कोई शरई निजाम भी नाफिज नहीं करना चाहता, उनको कोई सजाए मौत भी नहीं देना चाहता। और मुल्क में एक दूध वाले से लेके हर एक चीज में मिलावट कर रहे हैं, वहां सुन्नत पे भी किसी को अमल करने की ताकत नहीं होती, सिर्फ जान देने के लिए और एक नारा लगाने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान अकेला नहीं, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान का हिस्सा है 58 मुसलमान मुल्कों का। अगर 57 मुसलमान मुल्क टॉलरेंस के साथ इसका मुकाबला कर रहे हैं, तो मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करें और फिर एक मुत्तहिदा अपोजिशन। जी निहाल भाई, लास्ट कमेंट आपका सर, मेरे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है। निहाल भाई लास्ट। देखिए, मैं ये समझता हूँ अभी जनरल साहब ने हम पे भी हमला कर दिया, दूसरों भी कर दिया, बादशाह आदमी कर सकते हैं। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि खान साहब और शेख रशीद साहब की आप जरा बयान देख लें, लगा दो, जला दो, मार दो। आप जब तक लेवल पे आके बात नहीं करेंगे, देखिए ये एक ऐसा नारा है जिसमें कोई भी किसी वक्त भी प्रोवोक हो सकता है। और काजी फैज ईसा की जजमेंट पे अगर आप अमल दरामद करेंगे तो इंशाल्लाह आइंदा इस तरह की चीजें नहीं होगी। वो सारे चीजें उन्होंने बता दिया, कैसे बैन किया जाता है तंजीमों को, कैसे लोगों को निशानदेही की जाती है, क्या वो उस पे जो भी उन्होंने एक नेशनल कंसेंसस की भी जरूरत है, सब मिलकर बैठे, जैसे नेशनल एक्शन प्लान बनाया था उस तरह का कुछ लायामल आइंदा के लिए बनाया जाए। अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होती है एक नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।